अगस्त 2005 में रात के अंधेरे में एक माँ और उसके 2 साल के जुड़वा बच्चों को उनके घर से उठा लिया गया था। किडनैपर्स उन्हें एक अनजान जगह पर ले गए। उन तीनों बदकिस्मत निर्दोष लोगों को वहां बहुत टॉर्चर किया गया और उन पर कई तरह के दर्दनाक टेस्ट भी किए गए। उनके किडनैपर्स बहुत ही जालिम और पेशेवर थे। मदद के लिए माँ के रोने के बावजूद वो नहीं मानी, क्योंकि उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं थी। उसके बाद उन बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी सजायाफ्ता मुजरिमों की एक टीम को दे दी गई थी। वो ऐसे आदमी थे और औरतें थीं जिन्होंने ऐसे अपराध किए थे जिनकी कल्पना आप कभी नहीं कर सकते। बच्चों को एक नर्सरी के बजाय एक कमरे के अंदर बंद कर दिया गया था, जिसके सभी दरवाजों को एयर लॉक फिल्टर या वेल सील्ड करके बंद कर दिया गया था। और इससे भी बुरी बात यह है कि बच्चों को खाने या पीने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया था। और जुल्म की हद तो यह है कि उन्हें तब से अब तक किसी भी तरह का कोई भी पौष्टिक खाना नहीं दिया गया है। उनके नाम और रिकॉर्ड भी इस दुनिया से मिटा दिए गए हैं और वो अब सिर्फ SCP-400A और SCP-400B के रूप में जाने जाते हैं। उनकी मां की अनगिनत अपीलों के बावजूद बच्चे उसके पास कभी नहीं लौटेंगे और ना ही उनमें से किसी को कभी छोड़ा जाएगा। ये सब उनके किडनैपर्स SCP फाउंडेशन के कारण हुआ। ये पूरा ऑपरेशन आपको बहुत ही क्रूर लग सकता है, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि SCP फाउंडेशन वास्तव में अच्छे लोग हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि SCP-400A और B असल में बच्चे नहीं हैं, बल्कि ब्रेन वॉश करने वाले कीड़ों का एक ग्रुप है। वो माँ 2 साल से भी ज्यादा समय से उन कीड़ों के वश में थी, क्योंकि उन्होंने उस पर दिमाग को पलटने वाले फेरोमोन छोड़ दिए थे। इन कीड़ों में इंसानी जज्बातों को पलटने की एक अजीब शक्ति होती है। सच्चाई से पूरी तरह से बेखबर उस माँ को खून चूसने वाले कीड़ों के बजाय सिर्फ अपने प्यारे छोटे बच्चे ही दिखाई दे रहे थे। वो यही समझती थी कि 3 महीनों में वो अपने जुड़वा बच्चों की रक्षा कर रही है और उन्हें खिला रही है, जबकि वास्तव में वो लगभग 2 सालों से उन जहरीले कीड़ों की देखभाल कर रही थी। SCP फाउंडेशन के दखल देने के बाद ही इस एबनॉर्मल इन्फेक्शन को रोक दिया गया। दुनिया भर में ऐसी लेडीज की SCP फाउंडेशन की मदद से उन भयानक इमोशनल ट्रेजेडी से बचाया जा रहा है। लेकिन जब SCP फाउंडेशन की सुरक्षा में रखी गई भयानक और मन को झकझोर देने वाली घटनाओं की बात आती है, तो SCP-400 सिर्फ एक छोटी सी चीज है। ये एक ऐसा रहस्यमय संगठन है जो इंसानियत की रक्षा करने के नाम पर किसी भी तरह से कई गुप्त, भूतिया और गड़बड़ी वाली चीजों का पता लगाने में लगा रहता है। SCP अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ऐसे कौन से प्राइवेट रिकॉर्ड्स हैं इस सीक्रेट फाउंडेशन के पास जो वो नहीं चाहते कि आप उन्हें कभी जान सकें। तो सबसे बुनियादी सवाल के साथ शुरू करते हैं कि SCP फाउंडेशन असल में है क्या। ऑपरेशन SCP का मतलब इसके नाम में ही छुपा है, सिक्योर, कंटेन, प्रोटेक्ट। फाउंडेशन के शब्दों में कहा जाए तो उनका मिशन भूतिया चीजों, स्थितियों और घटनाओं को पता लगाना और उनको रोकना है जो इंसानियत के लिए भयानक खतरा पैदा करती हैं। ऐसे समझा जाए तो वो हमारी दुनिया में उन चीजों से निपटते हैं जिनका यहाँ कोई मतलब नहीं है। चीजें जो कि इस दुनिया की हैं ही नहीं, चीजें जो वास्तविकता को देखने का हमारे नजरिए से मेल नहीं खाती। वो आम आदमी की जिंदगी में आने वाले उन खतरों से भी निपटते हैं जो इस पूरी दुनिया के लोगों के लिए बहुत ही डरावना और खतरनाक हो सकता है। जब भी इस तरह की किसी गड़बड़ी का पता लगाकर उसे पकड़ लिया जाता है तो उसे SCP के लेबल के साथ एक नंबर दे दिया जाता है। आज फाउंडेशन के रिकॉर्ड में लगभग 5000 SCP दर्ज हैं, जिनकी संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। इस फैक्ट के बावजूद कि इन सब से निपटने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। फाउंडेशन के लिए बहुत ही जरूरी है कि उन्हें सीक्रेटली ही काम करना चाहिए। इनका इरादा पूरी दुनिया में अरबों आम लोगों के लिए नॉर्मल माहौल को बनाए रखना है। इसलिए फाउंडेशन के सभी ऑपरेशंस को सीक्रेट रखना बहुत जरूरी होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी SCP अलग होते हैं। आप पहले एक रिपोर्ट देख चुके हैं जो कि बहुत ही भयानक है। दूसरी रिपोर्ट शायद आपको सच ही ना लगे। एग्जाम्पल के लिए SCP-458 को देखते हैं। पहली नजर में ये मान लेना आसान है कि ये SCP एक बिल्कुल साधारण सीजर पिज्जा बॉक्स है, लेकिन जब ये किसी इंसान के हाथ में आता है तो तुरंत उसके फेवरेट पिज्जा को उनकी फेवरेट सॉस, चीज, क्रस्ट और टॉपिंग के साथ बनाकर प्रकट कर देता है। वो तो शुक्र है कि जो पिज्जा तैयार होगा वो लिटिल सीजर का होना जरूरी नहीं है। बहुत सारे पिज्जा का एक साथ मिल जाना कई लोगों को एक सपने के सच होने जैसा लगता है। जरा सोचकर देखिए कि बड़ी कंपनियां और करोड़पति लोग अपना स्वार्थ साधने के लिए और अपने खतरनाक इरादों को पूरा करने के लिए इस तरह की एक अद्भुत चीज को रखने और रिसर्च करने के लिए किस हद तक जाएंगे। कल्पना कीजिए अगर उन्होंने इसे इस्तेमाल करके दवा या पैसे या इंसानों को बनाने का तरीका ढूंढ लिया तो क्या होगा। इससे मिनटों में एक पूरी सेना और साम्राज्य को खड़ा किया जा सकता है और इस गड़बड़ी का नतीजा सर्वनाश होने जैसा होगा, क्योंकि समाज SCP-458 जैसी किसी चीज की मौजूदगी को हैंडल नहीं कर पाएगा
और साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। इसे दुनिया की भूखी नजरों से दूर छिपा कर रखा गया है। लेकिन इससे पहले कि हर कोई इसके बारे में लिखना शुरू कर दे कि यह अन्याय है, आप ये जान लीजिए कि यह फाउंडेशन दुनिया की हर बड़ी से बड़ी सरकार के अप्रूवल से काम करता है। इसका मतलब है कि ये फाउंडेशन अंतरराष्ट्रीय कानूनों के रूल्स और रेगुलेशन से बंधा नहीं है, वो किसी भी ह्यूमन एजेंसी से बंधे नहीं है। ये सुनने में जितना डरावना लगता है उतना ही जरूरी भी है। हाईएस्ट ह्यूमन रूल्स को मानने वाले इस फाउंडेशन का मतलब ही क्या है अगर हिफाजत के लिए इंसान ही ना बचे। ये बात SCP-231-7 के साथ किए जाने वाले एक भयानक सलूक से पूरी तरह साबित होती है। SCP-231-7 एक प्रेग्नेंट यंग लेडी है। लॉ ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 5 में लिखा गया है, किसी को भी टॉर्चर नहीं किया जा सकता। इस SCP ने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा बिना रुके कभी ना खत्म होने वाले टॉर्चर में बिताया है। किसी के बारे में किए गए ऐसे बुरे सलूक के बारे में बताने में भी खराब लगता है। 110 मोनटॉक एक प्रोसीजर है जिसे ये पक्का करने के लिए बनाया गया है कि वो कभी इस दर्द की आदी ना हो जाए। उस पर अत्याचार करने वाले अगर भागने में उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं या उसे नशा देते हैं या उसे उसके दर्द से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो उन्हें मौके पर ही मार दिया जाएगा। ये सुनने पर भयानक जरूर लगता है, पर ये वो कीमत है जो इंसानियत को सुरक्षित रखने के लिए चुकानी होगी। अगर वो कभी होश से बाहर आती है तो वो एक एबनॉर्मल बच्चे को जन्म देगी, और जितना हम जानते हैं अगर ऐसा होता है तो दुनिया खत्म हो जाएगी। इंसानियत की खातिर रूल्स और रेगुलेशंस की परवाह किए बिना काम करने की फाउंडेशन की शक्ति इसके वर्ल्ड सेविंग मिशन के लिए जरूरी है। तो पूरी दुनिया का भार अपने कंधों पर लेकर ये सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन पूरी इंसानियत की रखवाली के लिए कैसे काम करता है, इसे समझने के लिए आपको सिक्योर, कंटेन, प्रोटेक्ट के इस स्लोगन पर गौर करने की जरूरत है। फाउंडेशन की मजबूत अंतर्राष्ट्रीय निगरानी और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की रणनीतियों को सिक्योर कहा जाता है। वो पूरी दुनिया पर पैनी नजर रखकर दुनिया भर के लोगों के साथ बातचीत करने का मौका मिलने से पहले गड़बड़ी वाली चीजों पर कार्रवाई कर सकते हैं। कंटेन का मतलब है एबनॉर्मल चीजों को उनके प्रभाव या असर से छुपाया या हटाया मिटाया नहीं जा सकता। इसमें एबनॉर्मल चीजों की किसी भी पब्लिक नॉलेज को किसी भी तरह से आवश्यक रूप से दबाना शामिल है। इसमें प्रभावित लोगों की यादों को मिटाने या उसमें सुधार करने के लिए एडवांस केमिकल्स और तकनीकी उपकरणों जैसे सुरक्षित तरीकों का इस्तेमाल करना शामिल हो सकता है। अगर असर बहुत ज्यादा है तो फाउंडेशन को पूरे गांवों, कस्बों और यहाँ तक कि निर्दोष लोगों के पूरे शहरों को खत्म करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। अगर सर्वनाश को रोकने या उससे बचने के लिए लोगों की कुर्बानी देना ही इकलौता ऑप्शन बचता है तो ये भी किया जा सकता है। और ये बात हम सब जानते हैं। अब समझने के लिए स्लोगन का आखिरी हिस्सा बचता है, प्रोटेक्ट। फाउंडेशन इंसानियत को SCP के प्रभावों से प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे इसका मतलब उन्हें कैप्चर करना हो, उन पर रिसर्च करना हो, यहाँ तक कि उन्हें मिटा भी सकता है। उनमें से एक जो सबसे खतरनाक है वो है SCP-682, जिसे हार्ड टू डिस्ट्रॉय रेप्टाइल के नाम से भी जाना जाता है। आप समझ सकते हैं कि इसे इसका ये नाम कहाँ से मिला। रेप्टाइल जैसे दिखने वाले इस बड़े से जानवर की खासियत यह है कि बहुत तेजी से एक से ज्यादा अपने जैसे पैदा कर सकता है। पलक झपकने जितनी देर में अपने बॉडी पार्ट्स को फिर से बना लेने की शक्ति होने के बावजूद इसका शरीर 87% तक सड़ा हुआ है। इसे मार देने के लिए यही वजह काफी है। ये बहुत इंटेलिजेंट है और इस ग्रह पर रहने वाली हर चीज से नफरत करता है। इस SCP के गंभीर खतरे को देखते हुए इसे बेअसर करने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन ऐसा करने की फाउंडेशन की अब तक की सारी कोशिशें बेकार हो गई हैं। दूसरा, SCP के अलावा हार्ड टू डिस्ट्रॉय कही जाने वाली इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी ढूंढा जा रहा है और इस पर रिसर्च भी चल रही है। इससे हमें फाउंडेशन के प्रोटेक्ट एलिमेंट की इंपॉर्टेंस पता चलती है और वो अपनी समझ को बेहतर बनाने और भयानक रूप से शक्तिशाली और भूतिया चीजों के खतरों को कम करने के लिए लगातार कोशिश करते रहते हैं। ये पहचानने के अलावा कि कोई SCP कितना अच्छा या बुरा है, फाउंडेशन को सभी कंटेंट SCP को एक सिस्टमैटिक तरीके से रखने का भी काम सौंपा गया है। दुनिया भर में ऐसी कई हाईली स्पेशलाइज्ड कंटेनमेंट साइट्स हैं जहां उन्हें रखा जाता है। इनमें से कुछ को तो आम लोगों से दूर रखने के लिए एक पूरे स्टेट जितने बड़े इलाकों की जरूरत पड़ती है। गड़बड़ी वाली चीजों को क्लासिफाई करने के लिए फाउंडेशन प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्लासेस का इस्तेमाल करते हैं, जो इस बात पर बेस्ड होता है कि उन्हें संभालना कितना मुश्किल हो सकता है। इस क्रम में सबसे नीचे सेफ ग्लास है। ये उस SCP से रिलेटेड है जिन्हें सुरक्षित रखने के लिए बहुत कम या ना के बराबर साधन की जरूरत होती है और इनसे बचकर निकलकर भागने का खतरा भी कम होता है। इस ग्रुप के मेंबर्स में SCP-458 शामिल है, क्योंकि जब तक उसके पैर नहीं निकल आते ये ना तो भाग सकता है और ना ही ये कहीं जा सकता है। SCP-999 एक अजीब सी जिलेटिनस नारंगी गांठ भी इसी ग्रुप की एक मेंबर है। इसका स्वभाव एक प्यारे से डॉगी जैसा है।
जिसे देखकर आपके चेहरे पर स्माइल आ जाएगी। इसके कांटेक्ट में आने वाली किसी भी चीज को ये खुशी और मजे से भर देती है। ये इतनी शक्तिशाली और असरदार है कि इसे एक बार SCP-682 के साथ एक एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किया गया। SCP-682 के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसके असर ने थोड़ी देर के लिए हार्ड टू डिस्ट्रॉय रेप्टाइल के भयंकर गुस्से को भी कम कर दिया था, लेकिन वो तुरंत ठीक हो गया और फिर उसने पूरी लैब को एक कसाई खाने में बदल कर रख दिया। 2 SCP के बीच होने वाली इस टेस्ट को फिलहाल रोक दिया गया है। नीचे से दूसरे नंबर पर है यूक्लिड। SCP ग्रुप के इन मेंबर्स को कंटेन करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज या जगह की जरूरत होती है, क्योंकि उनके बर्ताव को अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं गया है। जैसे कि SCP-895 ये खाली नेट ओक कॉफिन है, लेकिन इसके 170 फीट एरिया के आसपास की सभी निगरानी करने वाली चीजों पर इसका बेवजह परेशान करने वाला असर पड़ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक SCP-895 कभी भी अपनी कंटेनमेंट एरिया से फिजिकली मूव नहीं करता है। कैमरा फुटेज से पता चलता है कि छोटे से ब्लैकआउट के दौरान कॉफिन गायब हो जाता है और फिर दिखाई देने लगता है। कमरे की दीवारों पर कई बार हर जगह खून से गेट आउट लिखा हुआ दिखाई देता है। कैमरा फुटेज की दूसरी रिकॉर्डिंग्स इतनी परेशान करने वाली हैं कि उन्हें देखने से फाउंडेशन के कई मेंबर्स का दिमाग खराब हो गया है। SCP-895 के प्रभाव इसे यूक्लिड क्लास में मजबूती से रोक कर रखते हैं और कई अजीब जैसे कि SCP-3008 को कंटेन करना और समझना फिजिकली बहुत ही चैलेंजिंग है। ये SCP एक अजीब पॉकेट डायमेंशन है जो गड़बड़ियों से भरा हुआ है और हमारी दुनिया का एक हिस्सा है। SCP-3008 में अनगिनत फेसलेस ह्यूमनॉइड यूनिट्स हैं जो इंसानों के प्रति बेहद आक्रामक हैं। इस एबनॉर्मल SCP का सबसे अजीब पहलू ये था कि इसे एक रिटेल डिपार्टमेंटल स्टोर में खोजा गया था, जो पहले स्वीडिश फर्नीचर रिटेलर आइकिया के पास था। SCP-3008 में मौजूद डायमेंशंस पूरी तरह से शोरूम डायमेंशन से मैच करते हैं। यहाँ शॉपिंग करने वालों को इसके बारे में तभी पता चलता है जब वो वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। आइकिया शोरूम में फंसना और वहाँ खो जाने से डरावना कुछ और भी है। आइकिया की पीली और नीली यूनिफॉर्म पहने हुए ये घिनौने लोग बहुत ही परेशान कर देते हैं। जब डर की बात आती है तो यूक्लिड क्लास के ग्रुप का एक SCP ऐसा है जिसकी अपनी एक पर्सनल स्टाइल है जिसे कॉपी भी किया जा सकता है। SCP-049 एक ह्यूमनॉइड वर्जन है जो कि 17वीं सदी के प्लेग डॉक्टर के काले कपड़े और मुखौटा पहने रहता है। इसके अलावा उसके चेहरे पर मोटी खाल और हड्डी जैसी निकली हुई चीज उसके अपने ही शरीर से उगी हुई है। इसे देखकर लगता है कि स्टाइल की ये छठी इंद्री है। ये इंटेलिजेंट है और बहुत सारी भाषाओं में बात करता है। जब ये किसी ऐसे आदमी के संपर्क में आता है जिसे कोई बीमारी है तो ये और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और SCP-049 को खुला छोड़ दिया जाए तो ये चौंका देने वाले स्पेशल मेथड से उस आदमी को मारने की कोशिश करेगा जिसे कोई बीमारी हो। सिर्फ उसके छू लेने भर से किसी भी आदमी की सांसें वहीं रुक जाएंगी। वो ये कैसे करता है, ये अभी तक एक भयानक रहस्य है। एक बार ऐसा कर देने के बाद ये शांत हो जाता है और सारी बातें मानता है। भगवान का शुक्र है कि इसने अब तक अपनी कैद से बचने की कोई कोशिश नहीं की है। इसके बाद आता है कीटर क्लास, जिसमें फाउंडेशन उन एबनॉर्मल चीजों को रखती है जिन्हें कंटेन करना या लगातार कंटेन करके रखना बेहद मुश्किल है। ऐसा इसलिए है कि या तो फाउंडेशन इसे अभी तक समझ नहीं पाया है या उनके पास इसे मजबूती से कंट्रोल करके रखने की कोई एडवांस टेक्निक नहीं है। इस कैटेगरी में आने वाला एक भयानक उदाहरण है SCP-106, जिसे द ओल्ड मैन का नाम भी दिया गया है। इस ह्यूमनॉइड गड़बड़ी को एक स्पेशल रूप में रखा गया है जिसे LED लाइन वाले स्टील की 40 लेयर से बनाया गया है। हर लेयर के आसपास अलग अलग जगह बीम्स लगाई गई हैं। ये एक बूढ़े आदमी को बंद करके रखने के लिए कुछ ज्यादा ही लग सकता है, लेकिन करीब से इंस्पेक्शन करने पर यह साफ हो जाता है कि इस तरह के सख्त तरीके क्यों अपनाए गए हैं। SCP-106 पूरा शरीर डिकम्पोज हालत में दिखाई देता है। जब भी ये किसी नजदीकी वस्तु को छूता है तो उसका एक घिनौना और खतरनाक असर होने लगता है, जिससे उसके आसपास में रखी चीजें सड़ जाती हैं या टूट जाती हैं। और ये सब होने में बस कुछ ही सेकंड्स की देर लगती है और वो सारी चीजें उसी तरह के काले बलगम जैसी चीज से ढक जाती हैं जिससे उसका पूरा शरीर लिपटा हुआ है। लीड जैसे मेटल के आसपास रहने से उसे बेहद नफरत है, फिर भी ये अपने विशेष रूप से डिजाइन किए गए सेल से अपना रास्ता निकालने की कोशिश करता रहेगा। ये कमरे में रखी गई बीम के पोजीशन से आसानी से कंफ्यूज हो जाता है, जिससे इसे बाहर निकलने में देर लगती है और साइट ऑपरेटिव्स को इसे रोकने के लिए एक्शन लेने का टाइम मिल जाता है। SCP-2662 एक और कीटर क्लास ह्यूमनॉइड है जिसे फाउंडेशन ने किसी जगह पर रखा है। ये 13 फीट लंबा 440 पाउंड का प्राणी है जिसकी पीठ से 20 अजीब से दिखने वाले हाथ निकले हुए हैं। इसका डिस्क्रिप्शन इसकी इस भयानक तस्वीर में पेश होता है। जबकि ये बहुत ही सुस्त है,
ये एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ जीने की इच्छा भी जताता है। लंबे समय तक इसके पास में रहने वाले किसी भी आदमी के ब्रेन फंक्शन पर इसका बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। SCP-2662 के पास रहने वाले लोग इसकी जरूरतों को पूरी तरह से समझ जाते हैं। उन्हें पूरा करने के लिए किसी भी हद तक ये जा सकते हैं, जैसे कि बलि चढ़ाना या कोई कल्ट का शैतानी त्योहार बनाना। एक रिपोर्ट के अनुसार उसके कमरे की निगरानी करने वाले एक एजेंट ने एक बार SCP-2662 के सामने अपने एक साथी को मार डाला और खा लिया, जिससे वो खुद ही हक्का बक्का रह गया। हैरानी की बात यह है कि बाहरी दुनिया में इसके खुद के रिलीजियस फॉलोअर्स की एक पीढ़ी है जिन पर इसका अलग ही असर है। महीने में लगभग एक बार इन कट्टरपंथियों का एक ग्रुप इसके कंटेनमेंट यूनिट को तोड़ने और अलग तरह की अजीब सी धार्मिक चीजें करने की कोशिश करते हैं। हालांकि SCP-2662 खुद ऐसी घटनाओं से डर जाता है। ऐसा लगता है कि इसके असर पर इसका कोई कंट्रोल नहीं है और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो उसे पूरी तरह से बांध कर रखना असंभव बना देता है। कीटर के ऊपर एक और कंटेनमेंट क्लास है जो कि सबसे बड़ा और सबसे खास है। इसे थॉलिक के नाम से जाना जाता है। इसमें रखे जाने वाले SCP इतने शक्तिशाली होते हैं कि उनका इस्तेमाल दूसरे SCP को कंटेन करने के लिए किया जा सकता है। इसमें SCP-3210 शामिल है जो पहली नजर में एक रेगुलर सैमसंग स्मार्टफोन जैसा दिखता है। SCP-3210 डिवाइस केवल SCP-3220-1 नाम की एक दूसरी डिवाइस की सीक्रेट तरीके से कॉल करता है। इनमें SCP-3210 शामिल है जो पहली नजर में एक रेगुलर सैमसंग स्मार्टफोन जैसा दिखता है। SCP-3210 डिवाइस केवल SCP-3120-1 नाम की एक दूसरी डिवाइस को सीक्रेट तरीके से कॉल करता है। SCP-3120-1 के बारे में ऐसा माना जाता था कि उसके पास दुनिया भर की सारी जानकारियों तक की पहुंच है। उसके द्वारा फाउंडेशन को दी गई जानकारियों ने फाउंडेशन को कीटर क्लास की बहुत सी प्रॉब्लम को सुलझाने में मदद की है। इससे कई लोगों, ब्रह्मांडों और सिविलियंस की लाइफ को बचाया गया है। हालांकि इस क्लास में रखे जाने वाले सारे SCP हमेशा इतने हेल्पफुल नहीं होते हैं, जैसे कि SCP-4006 जिसमें पूरा मैसाचुसेट्स स्टेट है। फाउंडेशन के हिसाब से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पर एक एबनॉर्मल चीज का साया मंडरा रहा है जो कि गलत जानकारियां फैला रहा है। वो उनके पास एक गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्किंग इकोनॉमी होने का भी दावा करता है। फाउंडेशन की रिपोर्ट कुछ और कहती है। वो कहते हैं कि मैसाचुसेट्स में किसी भी तरह के ह्यूमन ऑक्यूपेशन का कोई इतिहास नहीं है। वहां रहने वाले या विजिट करने वाले किसी भी आदमी ने कभी भी अपने ऊपर किसी चीज के असर होने का दावा नहीं किया है। इसका एरिया बहुत बड़ा है और ये गड़बड़ी इतनी मजबूत है कि ये पता लगाना इम्पॉसिबल है कि वास्तव में इस राज्य की सीमाओं से परे क्या छुपा हुआ है। मैंने आपको पहले बताया है कि फाउंडेशन को कभी कभी ऐसी SCP का सामना करना पड़ता है जिन्हें कंट्रोल करना या संभालना बहुत मुश्किल होता है और उन्हें मिटाना ही पड़ता है, या फिर वो भूतिया बिहेवियर के संकेत देना बंद कर देती हैं। SCP-4991 इसी तरह की गड़बड़ी का एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है जो बताता है कि ये इवेंट्स कितने गहरे और भयानक हो सकते हैं। ये SCP अप्रैल 7, 2016 में सोशल मीडिया पर अजीब पोस्ट के एक सिलसिले के रूप में सामने आया। इसमें एक घातक इवेंट के बारे में बताया गया था जो किसी दूसरी दुनिया में होने जैसा लगता था। कई सोशल मीडिया पोस्ट में खून चूसने वाले कीड़ों के एक बड़े ग्रुप के बारे में चर्चा की गई है जो दुनिया भर में झुंड बना रहे हैं, लोगों के मुंह में घुस रहे हैं, उनका दम घूंट रहे हैं और हर जगह खून खराबा मचा रहे हैं। फाउंडेशन ने इंटरनेट से उन पोस्ट को मिटाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को तत्काल बंद करने का आदेश दिया और शुक्र है कि इन 2 दिनों के बाद भी सभी अजीब गड़बड़ियां बंद हो गईं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर समय रहते जानकारियों को मिटाया नहीं गया होता तो ये कितना भयानक हो सकता था। इससे दुनिया भर में दहशत पैदा करने की संभावना थी और ये इंसानियत के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बन सकती थी। उनके सभी ऑपरेशंस बहुत ही मुश्किल हैं, लेकिन फाउंडेशन का इंटरनल वर्किंग स्ट्रक्चर एक बहुत ही आसान सेटअप है जो इसे और भी चौंकाने वाला बनाता है। फाउंडेशन के ऑपरेटिव्स को क्लास A से क्लास B की रेंज में डिवाइड किया गया है। सबसे खास ऑपरेटिव्स क्लास A की रेंज में आते हैं और क्लास A के लोग वो हैं जिन्हें फाउंडेशन की रणनीतियों और संचालन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है और उन्हें किसी भी कंडीशन में SCP के कांटेक्ट में आने की परमिशन नहीं होती। क्लास A के बाद बारी आती है क्लास B की। इसमें वो लोग काम करते हैं जो फाउंडेशन के एक्सटर्नल ऑपरेशंस के लिए इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। इस रेंज में लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर्स और गवर्नमेंट ऑफिसर्स आते हैं। इन्हें SCP तक जाने की लिमिटेड परमिशन होती है, वो भी तब जब वो उनके लिए एकदम सेफ हो। इसके बाद आती है क्लास C। ये वो लोग हैं जो आमतौर पर फाउंडेशन की आंखें, कान और हाथ होते हैं। उन्हें उस सिचुएशन के लिए बुलाया जाता है जिनमें बहुत खतरनाक SCP हमलों के साथ सीधे संपर्क में आने की आवश्यकता होती है और ऐसा करने में उनकी जान जोखिम में पड़ सकती है।
लेकिन इस सीढ़ी के सबसे निचले पायदान में से एक क्लास डी के ऑपरेटिव्स हैं, जो कि ऑपरेटिव्स की तरह कम और लैब के जानवर की तरह ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। दूसरी ओर क्लास डी उन लोगों से बना है जिन्हें फाउंडेशन एक तरह से बेकार मानता है। इन व्यक्तियों को आमतौर पर जेल के कैदियों से रैंक से चुना जाता है, विशेष रूप से वो जिन्हें मौत की सजा दे दी जा चुकी होती है। आपको पहले से याद होगा, SCP-400 के मामले में मौत की सजा पाने वाले कैदियों को उन खौफनाक ब्रेन वॉशिंग कीड़ों के ग्रुप को संभालने और रखने के लिए मजबूर किया गया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि डी क्लास के वर्कर्स को ऐसे सिपाहियों के रूप में देखा जाता है जिनका मकसद दुनिया के सबसे घातक SCP को रोकना और उन्हें कंट्रोल करने में हेल्प करना होता है। आखिर में आता है क्लास ई, जिसमें सिर्फ टेम्पररी स्टाफ को रखा जाता है। ये ऐसे लोग हैं जो नए खोजे गए SCP के अनजाने और बेहद घातक प्रभावों के संपर्क में आए हैं। जब क्लास ई वर्कर्स को रिलीज किया जाता है तो उन्हें सबसे अलग कर दिया जाता है और उन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। अगर उनमें से किसी में भी कोई खतरनाक लक्षण दिखाई देते हैं तो उनका इलाज किया जाता है, जब तक वो पूरी तरह से ठीक होकर अपने काम पर लौटने के लिए तैयार न हो जाएं। हालांकि ये खुलासा नहीं किया गया है कि उन वर्कर्स के साथ क्या होता है जो ठीक नहीं होते। ये जानते हुए कि फाउंडेशन सभी मामलों में कितना जालिम है, मुझे लगता है उनके इलाज में डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। इस फाउंडेशन में काम करने वाली क्लास को एक पिरामिड के रूप में समझना सबसे अच्छा रहेगा। सबसे ऊपर 13 लोगों की एक रूलिंग कमेटी होती है, जिसे 05 काउंसिल कहा जाता है। क्लास ए के लोग फाउंडेशन के हाईएस्ट रैंकिंग डायरेक्टर्स होते हैं। वो पूरी सुरक्षा और मंजूरी के साथ सभी कामों की देखरेख करते हैं। हालांकि बाकी कंपनी से उनकी खुद की पहचान को गुप्त रखा जाता है। साइड डायरेक्टर्स भी क्लास ए ऑफिसर्स ही कहे जाते हैं। इन्हें अलॉट किए गए एरिया की ये बारीकी से निगरानी करते हैं और ये सीधा 05 काउंसिल को रिपोर्ट करते हैं। SCP की सुविधा की समझ और कंट्रोल को बेहतर बनाने के लिए क्लास बी रिसर्च और कंटेनमेंट स्पेशलिस्ट क्लास ए के कमांड में कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। वो हमेशा क्लास सी के हाईली ट्रेंड स्टाफ और स्पेशल ऑपरेशंस ऑफिसर्स की निगरानी में रहते हैं, जो अपने सौंपे गए इलाकों पर सभी वर्कर्स की शारीरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। ये ऑफिसर्स खतरनाक SCP के खिलाफ लाइन में सबसे आगे खड़े होते हैं। फाउंडेशन के अंदर और बाहर किसी भी SCP को भागने से रोकने के लिए ये अपनी जान की बाजी भी लगा देंगे। अगर किसी तरह SCP भागने या बच निकलने में कामयाब हो जाता है या कहीं कोई नई गड़बड़ी का पता लगता है तो फाउंडेशन फील्ड ऑपरेटिव्स को भेजता है। ये क्लास सी एजेंट पूरी दुनिया में तैनात हैं और उन्हें भूतिया गतिविधि के संकेतों को पता लगाने की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। वो पुलिस अधिकारियों के साथ या इमरजेंसी मेडिकल सेंटर जैसी लोकल सर्विसेज में गुप्त रूप से काम कर सकते हैं। फाउंडेशन को आम लोगों के साथ मिलकर अपने लेवल पर खतरे को कंट्रोल करते हुए उनके कवर अप मूवमेंट्स को संभालने का एडवांटेज मिलता है। उन्हें मोबाइल टास्क फोर्स का सपोर्ट रहता है, जो इशारा मिलते ही मौके पर पहुंचने में पल की भी देरी नहीं करते। इन ट्रूप्स में एक्सपीरियंस्ड फील्ड स्टाफ शामिल है। इन लोगों को एक विशेष तरह के SCP से निपटने के लिए खास तौर पर पूरे फाउंडेशन में से चुना जाता है। इसमें रिसर्च स्पेशलिस्ट या भारी हथियारों से लैस लड़ाकू यूनिट से बनी टीमें शामिल हो सकती हैं। उन्हें खुले तौर पर दुश्मन और अनजान चीजों से निपटने के लिए खास तरह से ट्रेन किया जाता है। फाउंडेशन का पिरामिड एक मशीन की तरह काम करता है, जो ये पक्का करता है कि फाउंडेशन किसी गड़बड़ी को पब्लिक की नजर में आने से पहले उसे रोकने और साथ ले जाने के लिए तैयार है, ताकि उनकी नजर में ये कभी ना आ सके। फाउंडेशन का डिटेल ओवरव्यू इनके ग्लोबल ऑपरेशंस की हिस्ट्री का एक हिस्सा भी बहुत मुश्किल से कवर करता है। इनमें से ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स और फाइल्स ऑनलाइन एक्सेस की जा सकती हैं। अफवाह फैलाने वालों और कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट के लिए ये फाइलें समझो कि एक खजाने की तरह हैं, क्योंकि ये सब बातें ज्यादातर लोगों की कल्पनाओं के दायरे से परे लगता है। बहुत से लोग मानते हैं कि SCP फाउंडेशन और उसके अंदर छुपी हर चीज पूरी तरह से फर्जी है। पर क्या ये इस तरह के एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बेहतरीन कवर नहीं होगा? अगर इसे बेहतर तरीके से समझा जाए तो ये सिर्फ एक बढ़िया साजिश से भरी कहानी की तरह लगती है। ये उन्हें अपने कामों के लिए जवाबदार ठहराए बिना काम करना जारी रखने के लिए स्पेस देता है। ये तो उस फेमस कहावत की तरह है कि बुद्धिमान व्यक्ति पत्ते कहाँ छुपाता है, जंगल में। SCP फाउंडेशन अच्छे लोग हैं, लेकिन ये कहना ज्यादा सटीक है कि वे बहुत ज्यादा अच्छे लोग हैं। वो इंसानियत के पक्ष में होने का दावा करते हैं, लेकिन उन्हें SCP के सच्चे रहस्यों को छुपाए रखने के लिए आपको और आपकी देखभाल करने वाले सभी लोगों को मारने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब देखने के बाद आपको किससे ज्यादा डर लग रहा है, SCP से या SCP फाउंडेशन से? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।